लोगों का टाइम आज इतना बिजी है कि लोग बसों या ऑटो के लिए लंबी लाइनों में लगने या फिर घंटों इंतजार करना टाइम वेस्ट समझते हैं। आज लोग अपने आरामदायक और टाइम सेविंग सफर के लिए सिर्फ अपने मोबाइल में उबर, ओला जैसे एप्लीकेशन पर अपने डेस्टिनेशन को डालते हैं और कुछ ही मिनटों में उनके लोकेशन पर पहुंचे गाड़ी में बैठकर आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उबर एक ऐसी राइड हेलिंग कंपनी है जिसने लोगों के सफर का तरीका आसान बनाने के साथ ही साथ कई टैक्सी ड्राइवर और कार ओनर्स को भी पैसे कमाने का बेहतरीन मौका दिया। साल 2022 तक ये 62.63 अरब से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई। लेकिन उबर का यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। उबर के साथ इलीगल सर्विस, ड्राइवर सिक्योरिटी, रेप केस, विकलांगों से भेदभाव और टैक्सी ड्राइवरों के विरोध का सामना करने जैसी कई बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। आज के वीडियो में हम जानेंगे उबर ऐप कैसे बनी इतनी बड़ी कंपनी, क्या है इसका बिजनेस मॉडल, क्यों कुछ समय पहले उबर बुक करने से पहले लोग डरने लगे थे। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, उबर, जिसे आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये एक टैक्सी प्रोवाइडर ट्रैवल कंपनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ उबर के पास खुद की कोई टैक्सी नहीं होती है। उबर मात्र एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है जो ड्राइवर और राइडर्स को मिलाने का काम करती है। लोगों के राइडिंग टाइम को सिक्योर करने के लिए उबर ने रोज के यात्रा को फोकस किया और अपने ग्राहकों को अच्छी, सस्ती और टाइम सेविंग यात्रा का अनुभव दिया। कई लोगों के लिए तो उबर वन स्टॉप राइडिंग सोल्यूशन भी बन गया। इसके अलावा जो लोग अपने गाड़ी को टैक्सी बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, उबर उनको भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। साल 2022 तक उबर के पास 93 मिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूजर हैं। एक राइड हेलिंग बाजार में कैब के साथ शुरुआत करते हुए उबर ने बाद में फूड डिलीवरी, माइक्रो मोबिलिटी सिस्टम और पीयर टू पीयर राइड सिस्टम में भी कदम रखा। दोस्तों, उबर एप्लीकेशन को उबर कैब के नाम से साल 2009 में गैरेट कैम्प, ऑस्कर सालाजार और ट्रेविस कलानिक ने मिलकर तैयार किया था, जो एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। यूएसए में 2 साल में ही लोगों की पसंद बनने के बाद उबर ने साल 2011 में ही अमेरिका के बाहर कदम रख लिया था और प्रेजेंट में उबर कैब्स 72 से अधिक देशों में 600 से अधिक शहरों में अवेलेबल है, जो आपको नॉर्मल रेट में बाइक के साथ सेडान, एसयूवी जैसी गाड़ियों से यात्रा करने का ऑप्शन देते हैं। पूरे वर्ल्ड में उबर के पास आज 3.9 मिलियन से अधिक ड्राइवर हैं। उबर ने अब तक 10 मिलियन से ज्यादा के सफर को पूरा कर लिया है। एक आंकड़े के अनुसार उबर हर दिन लगभग 1.4 करोड़ से भी ज्यादा उबर ट्रिप पूरी करता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो एक क्राउड एरिया में आपको आसानी से टैक्सी मिल जाती है, तो फिर उबर का यहाँ क्या रोल है? दरअसल उबर की जरूरत लोगों को ज्यादातर देर रात या फिर ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर टैक्सी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। दरअसल उबर के को फाउंडर्स को देर रात में टैक्सी नहीं मिल पाने की वजह से ही उबर एप्लीकेशन को बनाने का आइडिया है। इस उबर एप्लीकेशन का उपयोग करके आप आसानी से कुछ ही मिनटों में टैक्सी को किसी भी लोकेशन में बुला सकते हैं। इसके अलावा उबर ने पार्ट टाइम ड्राइवर्स बनने का मौका देने के साथ साथ कई लोगों को अपने अनयूज्ड गाड़ियों को भी उबर के साथ जोड़कर पैसा बनाने का अवसर दिया, क्योंकि उबर से पहले ड्राइवर जब टैक्सी के रूप में अपनी गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाना चाहते तो उन्हें कमर्शियल नंबर प्लेट के लेने के अलावा कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन और लाइसेंस भी लेने होते थे, जो अलग अलग देशों की पॉलिसी पर डिपेंड करता था, जिसके लिए पैसे के साथ साथ उन ड्राइवर्स का काफी टाइम भी वेस्ट होता था। अब उबर के साथ जुड़ने से इनके ये सारे झंझट खत्म हो गए। दोस्तों, अब जानते हैं उबर के बिजनेस मॉडल के बारे में कि आखिरकार कैसे उबर अपने पैसे बनाता है। हालांकि एक टैक्सी के लिए मीटर के हिसाब से फेयर डिसाइड किया जाता है, लेकिन उबर कैब ने टैक्सी राइड के लिए अपना एक अलग एल्गोरिदम बनाया है। इसके लिए आइए उबर के फेयर कैलकुलेशन को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है उबर का बेसिक फेयर, जो कि उबर के गाड़ियों पर डिपेंड करता है। इसके बाद इसमें कॉस्ट पर मिनट मल्टीप्लाई बाय टाइम और कॉस्ट पर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय टाइम को ऐड किया जाता है, जो कि अलग अलग देशों और शहरों के एरिया के हिसाब से बढ़ता या घटता है। इस तरह से इन तीनों पार्ट को ऐड करके जो कॉस्ट बनती है उसे फिर सर्च प्राइसिंग से मल्टीप्लाई किया जाता है। दोस्तों, उबर ने जब स्टार्टअप किया तो देखा कि हर एरिया में राइडर्स और ड्राइवर बैलेंस में नहीं थे। कहीं राइडर ज्यादा, ड्राइवर कम, तो कहीं ड्राइवर ज्यादा और राइडर कम होते थे, जिसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए सर्च प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस सर्च प्राइसिंग से उबर ने काफी पैसे बनाए, जिसका 80% ड्राइवर के पास जाता था और 20% उबर
अपने पास रखते थे। फिर लास्ट में ऐड किए जाते थे बुकिंग फीस, जो उबर के खर्चे को मेंटेन करने के लिए लगाए जाते हैं। इस तरह से उबर कैब की एक राइड फेयर को डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, उबर आज भले ही खुद कोई टैक्सी नहीं रखता है, लेकिन कुछ साल पहले तक उबर कई गाड़ियां अपने पास रखते थे। ऐसा वो उबर एक्सचेंज लीज प्रोग्राम के अंतर्गत करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कई जगह पर राइडर्स की संख्या ज्यादा और ड्राइवर्स की संख्या काफी कम होती थी। इसीलिए इन जगहों पर उबर ड्राइवर को वीकली लोन या लीज पर अपनी गाड़ियां प्रोवाइड करते थे। लेकिन ऐसा करने से उबर को काफी ज्यादा रिसोर्सेज और पैसे की प्रॉब्लम आने लगी। इसीलिए कुछ समय के बाद में ही उबर ने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया। लेकिन ज्यादा राइडर्स और कम ड्राइवर की प्रॉब्लम तो वहीं पर थी। इसीलिए उबर अपने एक नए फ्लीट मॉडल के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। दोस्तों, फ्लीट मॉडल कॉन्सेप्ट उबर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कई बड़ी कंपनियां जैसे कि कार रेंटल कंपनी या ओनर, जिनके पास बड़ी क्वांटिटी में गाड़ियां रखी होती हैं, वो उबर के साथ मिलकर ड्राइवर को अपनी कार को लीज या रेंट पर दे सकते हैं। उबर ऐसे कंपनियों या फिर ओनर को फ्लीट ओनर कहते हैं, क्योंकि उनके पास फ्लीट ऑफ कार्स होते हैं। यहाँ फिर से उबर एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जो फ्लीट ओनर और ड्राइवर को मिलाने के लिए होते हैं। इस फ्लीट मॉडल को उबर मार्केट प्लेस के नाम से जाना गया। दोस्तों, अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि उबर के आने से पहले टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए कई सारे परमिशन और लाइसेंस लेने होते थे, जो हर कंट्री वाइज अलग अलग होते थे। लोग जब उबर के साथ अपनी टैक्सी जोड़ने लगे तो उन्हें इन सब परमिशन और लाइसेंस से छुटकारा मिल गया था। साथ ही साथ उबर का फेयर और फायदा भी सेपरेट टैक्सी ड्राइवर के कंपैरिजन में काफी अच्छा हो गया था। वहीं दूसरी ओर जो सेपरेट टैक्सी ड्राइवर होते थे, उन्हें कई सारे परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ते थे। इसी मुद्दे पर कई देशों में उबर कैब के खिलाफ कोर्ट केस दर्ज किए गए, जिसमें बताया गया कि उबर कैब इलीगली टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर उबर ने अपनी सफाई रखते हुए कहा कि उबर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। साल 2010 में सैन फ्रांसिस्को में उबर के खिलाफ हुए केस के बाद कंपनी ने उबर कैब्स के नाम को बदलकर उबर कंपनी रख दिया। उबर के इस बात को कई देशों ने मान लिया, लेकिन कुछ देशों ने अभी भी उबर को ट्रांसपोर्ट कंपनी का ही दर्जा दिया था। इसके बाद साल 2017 में यूरोपियन यूनियन के टॉप कोर्ट के जजमेंट में उबर को ट्रांसपोर्ट कंपनी बताकर इंडिविजुअल कंट्री डायरेक्ट डील करने का आदेश दिया गया। इसके बाद बुल्गारिया, डेनमार्क और जर्मनी जैसे कुछ देशों ने उबर के लिए कुछ रूल्स बनाए, जिन्हें फॉलो कर पाना उबर के लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए उबर ने उन देशों से अपनी सर्विस हटा ली। लेकिन अन्य कई देशों के सपोर्ट के लिए उबर ने ड्राइवर को अपना एम्प्लॉय बनाया और उन्हें लाइसेंस, सैलरी के साथ साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया। दोस्तों, बाकी देशों की तरह इंडिया में भी उबर का सफर आसान नहीं था। कई लीगल चैलेंजेस इंडिया में उबर को फेस करने पड़े। इंडिया में एक दौर ऐसा भी आया जब उबर से कैब बुक करने से लोग डरने लगे थे। भारत में उबर ने साल 2013 में कदम रखा था और मात्र एक साल के अंदर ही 5 दिसंबर 2014 को उबर कैब में एक रेप केस का मामला सामने आया। इसके बाद पैसेंजर की सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से इंडिया में उबर को बैन कर दिया गया। हालांकि इस बैन को एक साल बाद में फ्री कर दिया गया था और उबर के साथ एक चुनौती ये भी आई कि उबर के एम्प्लॉय द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सहयोग नहीं दिया गया, जिसके बाद विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 का पूर्ण रूप से उल्लंघन के सिलसिले में उबर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उबर ऐप ने पारंपरिक टैक्सी सर्विस वालों के साथ बड़ी कंपटीशन की है, जिसके कारण वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में कई बार टैक्सी चालकों के विरोध का सामना भी उबर के ड्राइवर्स को करना पड़ता है। इसके बाद भी उबर के ड्राइवर के ओवर ड्यूटी की बात सामने आने लगी। कंपनी पर आरोप लगाए गए कि वो अपने वर्कर से 12 घंटे से ज्यादा काम ले रही है। उन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता, न ही उनकी इंश्योरेंस करवाई गई। इसीलिए हाल ही में भारत सरकार ने भी उबर, ओला जैसी कंपनियों को आदेश दिया है कि अपने सारे ड्राइवर को इंश्योरेंस देना होगा। सर्च प्राइसिंग 1.5x से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। फेयर से बनने वाले प्रॉफिट का 20% उबर का होगा, बाकी 80% ड्राइवर का होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी ड्राइवर से 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, इस तरह इतने चुनौतियों भरे सफर को पूरा करते हुए उबर ने आम लोगों के सफर को आसान बनाकर 62.63 अरब डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनी खड़ी कर ली। तो दोस्तों, हमारे सफर को आसान बनाने वाला उबर का सफर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे डीप टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।